आर्य को भी पता था कि भोपाल के एडमिनिस्ट्रेटर्स काफी पावरफुल थे और उनके सामने ये 30 डकैतों का मसला कोई बड़ी चुनौती नहीं थी। लेकिन क्योंकि ये इतना बड़ा मामला नहीं था तो वो लोग ऐसे डायरेक्ट गवर्नर को इस बात के लिए मदद नहीं मांग सकते थे। विराट राठौड़ ने आर्य से कहा, ठीक है, मैं इस बारे में सोचता हूं, लेकिन हमारे लिए अभी भी सबसे जरूरी यह पता लगाना है कि हमारे परिवार में ऐसा जासूस कौन है जो हमारी बातें दुश्मन तक पहुंचा रहा है। जब आर्य ने सोचा कि उसके परिवार में जासूस छिपे बैठे थे और उनका इरादा क्या था, उसका उन लोगों को अंदाजा भी नहीं था और किसी भी मकसद से वहां हो सकते थे। राठौड़ परिवार का नुकसान भी कर सकते थे। तो ऐसा सोचते ही आर्य परेशान हो गया और उसने अपने चाचा की बात मानते हुए कहा, आप सही कह रहे हो। जब आर्य और विराट बातों में खोए हुए थे तभी पीछे से एक नौकर ने इन लोगों को आवाज देते हुए कहा, बड़े मालिक, छोटे मालिक। वो नौकर बहुत जल्दी में भागते हुए आया था, इसलिए उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसने हांफते हुए उन दोनों से कहा, आपके परिवार वाले आए हैं। नौकर की बात सुनकर विराट राठौड़ जल्दबाजी में अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और उससे पूछा, कहां है वो लोग? उस नौकर ने दरवाजे के बाहर खड़े होकर कहा, वो लोग शहर में आ चुके हैं। जैसे ही आर्य ने सुना कि उसके परिवार वाले भोपाल पहुंच चुके हैं तो वो तुरंत जल्दबाजी में वहां से निकल गया। उसे अपने दादा दादी को देखे हुए काफी समय हो गया था और इसलिए वो 1 मिनट भी उनसे मिलने के लिए इंतजार नहीं कर रहा था। तो अपनी चाची और अपने छोटे भाई से मिलना चाहता था। आर्य को बाहर जाते देखकर विराट राठौड़ भी उसके पीछे पीछे बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही वो बाहर जा रहा था उसने उस कुर्सी की तरफ शक भरी नजरों से देखा जिस पर आर्य बैठा हुआ था। थोड़ी देर के लिए वो वहां पर रुक गया और फिर उसने आर्य के पैरों की तरफ देखा। आर्य के पैरों को देखते हुए सबसे पहले विराट राठौड़ के दिमाग में यही आया कि शायद उसके पैरों में सच में चोट लगी थी और ऐसा लग रहा था कि वो ठीक से चल नहीं पा रहा था। लेकिन फिर जब उसने देखा कि आर्य वहां बहुत तेजी से भागकर गया है तो उसे नहीं लगा कि उसका यह शक सही था और न आर्य को चलने में प्रॉब्लम होती। उसने सोचा कि वो आर्य के इस चोट के बारे में उससे बाद में पूछेगा और फिर उसने इस बात को टालते हुए पहले अपने परिवार से मिलने के लिए सोचा। आर्य सबसे पहले जाकर दरवाजे पर खड़ा हो गया। जब वो वहां पहुंचा तब उसके दादा और दादी की गाड़ी नहीं आई थी। आर्य वहीं पर खड़ा होकर बेसब्र होकर इंतजार करने लगा। ऐसा लग रहा था वो सबसे पहले अपने दादाजी को मिलना चाहता था। विराट राठौड़ जो आर्य के पीछे पीछे ही जा रहा था उसे महसूस हो रहा था कि आर्य के मन में क्या चल रहा था और वो कैसे अपने दादा दादी से मिलने के लिए तड़प रहा था। विराट राठौड़ को पता था कि आर्य अपने परिवार को कितना याद करता था और उसे यह भी महसूस हो गया था जब आर्य ने कसकर उसे गले लगाया। आर्य बहुत कोशिश कर रहा था कि वो खुद को शांत रख सके, लेकिन उसकी बेसब्री तब और बढ़ गई जब उसने जानी पहचानी गाड़ियों को अपने सामने से आते हुए देखा। अब आर्य सीढ़ियों से उतरकर गाड़ी की पार्किंग की तरफ जाने लगा तो एक पल के लिए
वो अपनी नजरें उन गाड़ियों से नहीं हटा पा रहा था। तभी गाड़ी आर्य के सामने आकर रुकी और उसका काला शीशा नीचे आया और उस शीशे से बालों वाला सिर बाहर आया। उस बालों वाले प्राणी ने आर्य की तरफ देखा और उसने भौंकना शुरू कर दिया। आर्य ने आश्चर्यचकित होकर उसे देखा और एक्साइटेड होते हुए कहा, गूफी, तुम भी मुझसे मिलने आए हो? आर्य की आवाज सुनने के बाद गाड़ियों का दरवाजा खुला और कोई दूसरा बाहर निकला। वो कोई 4-5 साल का बच्चा था। दिखने में वो थोड़ा चबी था लेकिन बहुत ही क्यूट था, बिल्कुल एक नजर में आंखों को भाने वाला। जब उसने आर्य को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी और उसने आर्य को आवाज दी, बड़े भाई। आर्य ने उस बच्चे की तरफ देखा और कहा, अंश। जैसे ही आर्य ने अपने छोटे भाई को देखा, उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी रो देगा। गाड़ी के रुकने का इंतजार किए बिना आर्य अपने भाई की तरफ दौड़ पड़ा। वो गाड़ी के सामने जाकर खड़ा हो गया था और अपनी बाहें फैलाकर अपने छोटे भाई का इंतजार करने लगा। वो बच्चा भी बहुत एक्साइटेड था। वो गाड़ी की खिड़की से ही कूदकर अपने भाई की गोद में जाना चाहता था। आर्य ने भी हाथ बढ़ाकर गाड़ी की खिड़की से अपने भाई को गोद में ले लिया और उसे अपने गले से लगा लिया। पीछे से किसी जानी पहचानी औरत ने आवाज देते हुए कहा, अरे अरे, ध्यान से। आर्य को अपने भाई को गले लगाकर बहुत अच्छा लग रहा था। उसके छोटे भाई ने भी आर्य को गले लगाते हुए कहा, भैया, मैंने आपको बहुत मिस किया। आर्य ने भी अपने छोटे भाई को प्यार से गले लगाते हुए कहा, अच्छा, ऐसा क्या? मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अंश ने एक्साइटेड होते हुए अपने भाई से कहा, भैया, मैं ना आपके लिए और बाकी सबके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाया हूं और आपको पता है, वो सारे गिफ्ट्स मैं खुद खरीदने गया था। आपको मेरा लाया हुआ तोहफा जरूर पसंद आएगा। एक सफेद और पीले कलर के कुत्ते ने आर्य को देखते ही भौंकना शुरू कर दिया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो भी आर्य से लिपटना चाहता हो और बदले में आर्य से भी वैसा ही प्यार चाहता था जैसे वो अपने भाई अंश पर लुटा रहा था। जब उस कुत्ते ने अभी भौंकना बंद ही किया था तो अंश ने उसे डांटते हुए कहा, कुफी, ये मेरा बड़ा भाई है, तो तुम्हें इन्हें गले लगाने की इजाजत नहीं है। ऐसा लग रहा था कि वो कुत्ता अंश की बात समझ गया था, इसलिए अब वो शांत हो गया और उसने कूदना भी बंद कर दिया। अब वो आर्य को अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी वो अपनी पूंछ हिलाकर उसके चारों तरफ घूम रहा था। आर्य ने जब गूफी को अपने चारों तरफ घूमते हुए देखा तो उसने अपना एक हाथ उसके सर पर फेर दिया और फिर वो कुत्ता शांत होकर अपनी पूंछ से खेलने लगा। तभी वो गाड़ी अब रुक चुकी थी और ड्राइवर ने उसे पार्किंग में लगा दिया था। गाड़ी के रुकते ही आर्य ने अपने छोटे भाई का हाथ पकड़ा और उससे कहा, चलो अब दादा दादी के पास चलते हैं, और तुम्हारी मम्मी भी तो आई है ना, तो उन लोगों को अंदर घर में लाते हैं, चले? अंश ने आर्य की बात सुनी और वो आगे देखने लगा। उसने दूर से देखा कि विराट राठौड़ उसे घूर कर देख रहा था, तो अपने पापा को देखकर डर गया और फिर उसने कसकर आर्य की उंगली पकड़ ली और उसने धीरे से अपने भाई के कानों में कहा, बड़े भाई, मैंने तो कोई गलती भी नहीं की है ना? फिर पापा मुझे इतने गुस्से से क्यों देख रहे हैं?
आर्य ने अंश को अपनी गोद में उठा लिया और उसे समझाते हुए बोला, तुम डरो मत, ऐसी कोई बात नहीं। वो तो बस तुम्हारे पापा चाहते हैं कि तुम उनके भी गले लगो, जैसे तुम मेरे साथ चिपक कर मेरी गोद में आ गए थे। अंश को आर्य की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। उसने शिकायत करते हुए आर्य से कहा, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा, वरना वो मुझे किसी ना किसी बात के लिए डांट देंगे। जब आर्य ने अंश की बात सुनी तो उसके दिमाग में वो सारी यादें ताजा हो गई, जब उसके चाचा अक्सर अंश को किसी किसी बात पर डांटते रहते थे। अपने परिवार को सामने देखकर आर्य की आंखों के सामने उसके चाचा का गुस्से से भरा चेहरा घूमने लगा था। लेकिन वो अब अपने छोटे भाई को इस बारे में क्या ही समझा सकता था। जब आर्य ने उस गाड़ी से किसी को बाहर निकलते हुए देखा तो उसने अंश को अपनी गोद से उतार दिया और बिल्कुल एक बच्चे की तरह वहां पर सावधान होकर खड़ा हो गया। जैसे ही मिस्टर महेश राठौड़ अपनी गाड़ी से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि आर्य बिल्कुल प्यार भरी नजरों से अपने दादाजी को देख रहा था, जैसे वो कब से उनका इंतजार कर रहा हो। आर्य को देखते ही उसके दादाजी को वो बात याद आ गई जो अभी अभी आर्य के साथ हुआ था। पहले तो वो बहुत खुश हुआ कि आर्य अपनी समझदारी और अपनी सूझबूझ से उन लोगों से बचकर निकलने में कामयाब हो गया, और साथ ही साथ उन लोगों के साथ बहुत अच्छे से मुकाबला भी किया। लेकिन फिर उसे गुस्सा भी आ रहा था कि कैसे उसके होते हुए भोपाल में उन लोगों ने उसके पोते के साथ इस तरीके की हरकत करने की कोशिश की। आर्य ने अपने दादाजी को जैसे ही देखा, उनके सामने झुककर उनके पैर छूने लगा। आर्य ने जैसे ही अपने दादाजी को देखा, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपने सारे दर्द, सारी जिल्लत, सारी बेइज्जती भूल गया हो। आर्य ने आगे बढ़कर अपने दादाजी की मदद करने के लिए हाथ बढ़ाया और फिर उनकी मदद करते हुए उसने दादाजी से आराम से सवाल किया, आपका सफर कैसा रहा? जिस सड़क से आप आए हो ना, उधर बीच में से सड़क टूटी हुई थी, तो उसकी वजह से आपको कोई परेशानी तो नहीं हुई, है ना? महेश राठौड़ ने अपने पोते का हाथ पकड़ा जो उसे सहारा दे रहा था और फिर गाड़ी से नीचे उतरते हुए बोले, नहीं नहीं, इतना भी बुरा नहीं था, हमें यहां पहुंचने में कोई दिक्कत नहीं हुई और मैं अभी भी काफी स्वस्थ हूं, इसलिए मुझे थकावट भी महसूस नहीं हो रही है। महेश राठौड़ ने अपने पोते से बात करते हुए आगे कहा, और मुझे पहले से ही पता है कि तुम्हारे साथ यहां क्या क्या हुआ। जब मैं रास्ते में आ रहा था ना, तभी मुझे यह सब पता चला कि तुम्हारे साथ उन लोगों ने क्या करने की कोशिश की और तुमने उस चीज को किस तरह से हैंडल किया, तो भी मुझे पता है, और इसलिए तुम्हारे दादाजी तुमसे बहुत खुश हैं बेटा। क्या आर्य खुलकर अपने दादाजी को पूरी बात बता पाएगा? आखिर महेश राठौड़ को यह सारी बात कैसे पता चली और पूरी बात जानने के बाद उसका क्या रिएक्शन होगा? आखिर ऐसे अचानक से महेश राठौड़ अपने परिवार को लेकर भोपाल क्यों आ गया?